हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शिखा अपनी भाभी अंजलि को बड़े चाव से पसंद करके आई थी। वैसे तो सारा परिवार गया था लड़की देखने, अगर कोई नहीं गया था तो वो थे उसके भैया विवेक। आज के जमाने में यह बात थोड़ी अजीब हो सकती है, पर लड़की वालों को जब बताया गया कि लड़का बहुत सीधा है और उसे अपने घर वालों की पसंद पर पूरा भरोसा है, तो वह तो उसके संस्कारों पर ही बलिहारी हो गए थे। वैसे भी लड़की वाले स्वयं लड़के को देख ही चुके थे। बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन, ऊंचा कद, गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक विवेक बातचीत में भी सौम्य था। ऐसे लड़के तो किस्मत से ही मिलते हैं, इनकार कौन कर सकता था भला। अब अगर अंजलि ने लड़का नहीं भी देखा तो भी क्या, अपने घर वालों पर तो उसे विश्वास होना ही चाहिए। आखिर माता पिता से बढ़कर हितैषी कोई होता है क्या। दबी जुबान से उसने इच्छा जाहिर की भी थी, पर मां ने जवाब में फोटो पकड़ाकर कहा कि लड़का शर्मीला है। कहीं वह लोग अंजलि को बेशर्म ना समझ बैठे। विवेक सचमुच हैंडसम लगा अंजलि को और वह चुप रह गई। वैसे अंजलि भी कोई कम तो थी नहीं, भले ही छोटे शहर की थी, परंतु अपने कॉलेज की मिस फ्रेशर रह चुकी थी। उसकी सुंदरता और सुरुचिपूर्ण रहन सहन के पूरे शहर में चर्चे थे। बहुत से परिवार उसे अपने घर की बहू बनाने को उत्सुक थे। शिखा आजकल के जमाने की लड़की थी, ऊपर से घर की इकलौती बेटी। उसकी पसंद को भाई की पसंद का मापदंड मान लिया गया था और शिखा तो लट्टू हो गई थी अंजलि पर। हर कोई बस यही कह रहा था कि जोड़ी खूब जमेगी। 2 माह में विवाह था। शिखा अक्सर ही भाभी से किसी न किसी बात को लेकर फोन पर बात करती थी। वो अच्छी तरह समझ भी गई थी कि उसकी होने वाली भाभी समझदार और हंसमुख है। 1-2 बार अंजलि ने विवेक से बात करने की इच्छा जताई तो शिखा ने बात कराई भी, परंतु हेलो कैसी हैं आप जैसी औपचारिक बातों के अतिरिक्त कुछ बात ना हो सकी। अंजलि अक्सर स्वयं से ही पूछती, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने वाला आधुनिक युग का युवक है या कोई पुरातन पंथी है यह विवेक। व्यवहार से तो ऐसा ही लगता है। सब लोगों के हिसाब से जोड़ी एकदम कमाल की थी, जैसे एक दूजे के लिए ही बने हो दोनों। परंतु अंजलि को विवेक की इतना कम बोलने की आदत कभी कभी आदत न लगकर उसकी बेरुखी लगती और उसका मन आहत अनुभव करता। एक दिन सरला भाभी के पूछने पर उसने अपने दिल की बात कह डाली। सरला विवेक से मिल चुकी थी और उसे वो भला इंसान लगा था। उसने अंजलि का संशय दूर करने के लिए एक योजना बनाई। दिल्ली में रहने वाली उसकी चचेरी बहन का प्रसिद्ध बुटीक था। उसने अंजलि के लिए कुछ आधुनिक ड्रेस वहां से दिल्ली के फैशन के अनुरूप लेने का सुझाव दिया, जो घर में सभी को पसंद आ गया। दोनों ड्राइवर के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली गई। सरला ने ही अपने आने की सूचना विवेक को देकर पूर्व निर्धारित स्थान पर अंजलि से मिलने का कार्यक्रम बनवाकर ड्राइवर के साथ उसे भेज दिया। अंजलि को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वह बहुत खुश थी। विवेक नियत समय से पहले ही वहां पहुंच गया और अंजलि के आने पर खड़े होकर हल्की मुस्कान से अंजलि का स्वागत किया। अंजलि को यह बात बहुत भाई, परंतु जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वह उसकी सुंदरता पर रीझकर उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बातचीत भी बेहद सीमित शब्दों में थी। ओह कितना अनरोमांटिक है। कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाने दो बच्चू, तुम्हें तो मैं राह पर ले आऊंगी। ये सब मन में सोचकर अंजलि मुस्कुरा पड़ी, पर विवेक ने मुस्कुराहट का कारण भी नहीं पूछा। इस एक बात को छोड़ दे तो विवेक अंजलि को बहुत अच्छा लगा था। वो खुशी खुशी वापस लौट आई। सरला भी खुश थी कि उसकी प्यारी ननद का संदेह दूर हो चुका था। विवाह की मंगल बेला आई। सब काम विधिवत संपन्न हुए और अंजलि ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी, जहां उसकी चंचल सी प्यारी सी इकलौती ननद शिखा गृह प्रवेश के रास्ते में आड़े आ गई थी। उसे विवेक से नेग में मोटी रकम चाहिए थी। विवेक ने भी थोड़ी हंसी ठिठोली के बाद
उसकी मांग पूरी कर दी। अंजलि ने पहली बार विवेक को खुलकर हंसते हुए देखा और चैन की सांस ली। ओहो, चलो हंसना तो आता है जनाब को। दिन भर अनेक रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी चलती रही। सांझ ढले शिखा ने अपनी भाभी को बड़े प्यार से तैयार किया। अंजलि तो वैसे भी अप्रितम सुंदरी थी। आज तो भैया घायल ही हो जाएंगे भाभी, ध्यान रखना, ज्यादा ना सताना मेरे भाई को। शिखा ने हंसकर कहा तो अंजलि शर्मा गई। अनगिनत ख्वाब आंखों में बसाकर वो सुहाग सेज पर बैठकर प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही थी। विवेक कमरे में आया तो रोमांच से दिल जोर जोर से धड़कने लगा उसका। पर यह क्या? विवेक पास आकर बोला, विवाह की रस्में कितनी थकाने वाली होती है ना। मैं तो सो रहा हूँ, तुम भी तो कल फेरों पर रात भर जगी थी। कुछ आरामदायक सा पहन लो और सो जाओ। कहकर वह बिस्तर के किनारे पर करवट लेकर सोने का अभिनय करने लगा। अंजलि हैरान रह गई, यह कैसी सुहाग रात है। थका है पर कम से कम 2 बोल प्यार के तो बोल ही सकता था। ये तो सुहाग सेज पर बैठी विवाहिता का सरासर अपमान है जो उसके लिए 16 श्रृंगार किए बैठी है। क्रोध और अपमान से भर उसने ना ही कपड़े बदले और ना ही कुछ पूछा विवेक से। दूसरे किनारे लेटकर चुपचाप आंसू बहाते हुए पता नहीं कब सो गई हो। दूसरे दिन नहा धोकर कमरे से निकली तो तैयार तो थी पर चेहरे पर उदासी की परत चढ़ चुकी थी। विवेक उसके बाहर आने के बाद उठकर आया था और पूरी तरह सहज लग रहा था। आज बहू के हाथों खाना बनाने की रस्म थी। मेहमान अधिकतर जा ही चुके थे, कुछ ही लोग शेष थे जिन्हें आज जाना था। विवेक का छोटा भाई अमर भी शिखा की तरह ही चंचल स्वभाव का था और भाभी के साथ कल से ही हंसी मजाक कर रहा था। कल अंजलि भी उसकी बातों से आनंदित थी, परंतु आज तो गंभीरता की चादर सी ओढ़ ली थी उसने। शिखा और अंजलि की सास से उसकी यह उदासी छुप ना सकी, पर मेहमानों की उपस्थिति में कुछ पूछना उचित नहीं था। विवेक तो सबके सामने इतना सामान्य था कि अंजलि को लगने लगा कि कहीं वो सचमुच इतना थका तो नहीं था कि सहज भाव से सो गया। शायद वो इतना सीधा सरल है कि उसे नवविवाहिता से व्यवहार करना ही नहीं आया। उसका विश्वास पुनः विवेक पर कायम होता कि फिर रात्रि आ गई। आज भी उसने कुछ वैसा ही करने का प्रयास किया तो अंजलि के सब्र का बांध टूट गया और उसने विवेक को झंझोड़ दिया। विवेक उठकर बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है पर मुझे टाइम चाहिए। कैसा टाइम? बहुत मुश्किल से इतना कहा अंजलि ने। ये विवाह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भुला सकता हूँ। सीधे सपाट शब्दों में कह दिया विवेक ने। तो किया क्यों? और अब बताने से क्या लाभ? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अंजलि ने क्रोधित होकर पूछा। किसी से तो विवाह करना ही था और कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है तुम्हारी। तुम्हारे इस घर की बहू होने का पूरा सम्मान मिलेगा और कितना लाड प्यार हासिल करोगी यह तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर करेगा। रही मेरी बात तो मैं समय ही तो मांग रहा हूँ बस। मैंने कब कहा तुमसे पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखूंगा? इस बार विवेक का स्वर कुछ ऊंचा था। ओहो, बड़ी मेहरबानी आपकी। कितने एहसान किए हैं आपने ये सब सुख मुझे देकर। यही बात अगर आप मुझे विवाह से पहले बता देते तो मेरी निगाहों में आपका सम्मान होता। विवाह तो मैं तब भी कर लेती और आपको पिछले रिश्ते से उबरने का समय भी खुशी से दे देती, बल्कि खुद उसमें आपकी मदद करती। पर आप तो ऐसे जता रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। इस बार क्रोध कम और दुख अधिक था अंजलि के स्वर में। गलत मैंने नहीं, मेरे पापा ने किया है। कितना समझाया था मैंने उन्हें, कितना मनाया, पर उनकी एक ही जिद रही कि अपनी जात में ही विवाह होगा। तो कोर्ट मैरिज कर लेते। इतने ऊंचे ओहदे पर हो, कोई कमजोर तो थे नहीं आप। हाँ, वह भी कर लेता, पर नीता के पिता जब विवाह की बात करने आए तो मेरे पापा ने इतना अपमान किया उनका कि नीता ने मुझसे रिश्ते समाप्त कर जल्दी में किसी के साथ विवाह कर लिया। विवेक ने मजबूरी बताई। उस रात तो वो सो ही नहीं सकी। उसके बाद वो और उदास हो गई थी। मम्मी जी, शिखा और अमर की समझ में सब कुछ आने लगा था, परंतु अंजलि से बात करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे।
हाँ, विवेक से बात करने का प्रयास उन्होंने अवश्य ही किया, जिसके बदले उसने यही कहा, बहू आप लोगों को चाहिए थी, मैंने लाकर दे दी, अब पत्नी बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। यह बात अंजलि के कानों में भी पड़ी तो वह और क्रोधित हुई। लाकर दे दी का क्या मतलब हुआ? मैं कोई बेजान वस्तु हूँ कि घर में चाहिए थी तो ले आए? पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्या कहती और किससे कहती? पापा भी सब देख रहे थे और विवेक पर क्रोधित भी थे, परंतु अंजलि ने गौर किया कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद थी। 3 दिन बाद अंजलि के पापा उसे लेने आए। शादी के बाद पहली बार मायके का पग फेरा था उसका। मम्मी जी ने उसे बड़े प्यार से गले लगाकर उसका सिर थपथपाया, जैसे सांकेतिक भाषा में कह रही हो, सब ठीक हो जाएगा बहू, बस इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। शिखा ने भी कसकर गले लगाकर कहा, जल्दी आना भाभी, आपके बिना घर सूना हो जाएगा। पापा के चरण स्पर्श की अंजलि ने तो उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अमर ने आगे बढ़कर अंजलि के पांव छुए। अंजलि के पापा तो बेटी का इतना लाड़ प्यार और सम्मान देखकर अभिभूत हो गए थे। बस जिसे कुछ कहना चाहिए था उसने नजर भर कर पत्नी को देखा तक नहीं, पर अंजलि के पापा को तो यह उसके आंखों की शर्म और संस्कार ही लगने थे। उसकी छवि ही ऐसी थी। अंजलि की विदाई के बाद उनके घर में एक तरह से युद्ध ही छिड़ गया। मम्मी तो रो रो कर कह रही थी, इतनी सुंदर बहू ढूंढ कर दी कि बेटा राह पर आ जाएगा, पर तूने तो उस बेचारी का मान तक नहीं रखा। पता नहीं क्या बताएगी मायके में यहाँ के बारे में। मुझे तो डर लग रहा है कि भाभी वापस आएंगी भी या नहीं। सच कहूँ, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी नहीं आती। शिखा ने क्रोध मिश्रित चिंतित स्वर में कहा। अमर विवेक से आयु में काफी छोटा था, अतः चुप ही रहा। पापा ने विवेक को समझाने की चेष्टा की तो अब तक चुप विवेक बोल पड़ा, आप तो चुप ही रहिए पापा, इन सबके जिम्मेदार आप ही हो। आ तो गई आपकी जाति की बहू, इसके आगे उम्मीद मत रखना मुझसे। कहता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। पापा निढाल से कुर्सी पर पड़ गए। नीता से रिश्ते की बात जब उठी थी तो मम्मी, शिखा व अमर ने विवेक का समर्थन किया था। यही वजह थी कि वो इन सबसे नाराज नहीं था, परंतु पापा की वजह से रिश्ता नहीं हो सका तो पापा से उसने बात करना तक छोड़ दिया था। पर अब जो हुआ सो हुआ। नीता का तो वैसे विवाह अन्यत्र हो चुका है, तो अब अंजलि के साथ इस तरह के व्यवहार को किसी सूरत में उचित नहीं ठहराया जा सकता था। अंजलि ने मायके पहुंचकर सामान्य रहने का काफी प्रयास किया। उसके पापा ने जब उसके ससुराल वालों की तारीफों की झड़ी लगाई, वो शांत रहकर फीकी सी हंसी हंस दी। जब तारीफ विवेक की प्रारंभ हुई तो अंजलि के चेहरे पर जो क्रोध उभरा वो उसकी भाभी सरला से छुप ना सका। वैसे तो माँ भी कहीं न कहीं समझ पा रही थी कि उसकी बेटी प्रसन्न नहीं है। अगले दिन जब घर के पुरुष काम पर चले गए तो सरला ने अंजलि की उदासी का कारण पूछा। माँ भी वहीं आकर बैठ गई थी। पहले तो अंजलि ने टालने की कोशिश की, पर अंततः सब बता दिया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ को तो जैसे सदमा सा लगा, कुछ क्षण को मौन ही हो गई। सरला ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेर कर सांत्वना दी। कुछ क्षण के उपरांत जब वो शांत हो गई तो सरला ने पूछा, आगे क्या करने का सोचा है? सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची है भाभी। बहुत उपेक्षित अनुभव किया स्वयं को। जी तो कर रहा है वापस ही ना जाऊं। अंजलि के यह कहते ही माँ जैसे होश में आई। नाना बेटा, इतने कठोर निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। अच्छी बात यह है कि उस लड़की का विवाह हो चुका है। दामाद जी कब तक उसकी याद में जी पाएंगे? आना तो उन्हें तुम्हारे ही पास है। अंजलि को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उसके कुछ बोलने से पहले ही सरला बोल पड़ी। यह क्या बात हुई? गलती सरासर विवेक जी की है। एक तो पहले उन्होंने या परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने कुछ बताया नहीं। चलो इसको भी नजरअंदाज कर दिया जाए, पर विवाह के बाद इस तरह की हरकत को सही कैसे ठहरा सकते हैं? अगर उन्होंने अपने पिता को गलत ठहराने को भी यह विवाह किया था तो अभी हमारी अंजलि के मन को तो घाव दिए हैं ना। अब जो है सो है। इस बात को लेकर घर तो नहीं तोड़ा जा सकता। दामाद जी तो कभी न कभी सुधर ही जाएंगे, लेकिन घर अगर टूटा तो
बाद में कितनी ही तरह की और परेशानियां मुंह उठाए आएंगी। दुनिया तो सदा औरत को ही दोष देती है, लेकिन माँ जी इसकी वजह से अंजलि के आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है उसका क्या? सरला ने समझाना चाहा। नहीं सरला, इतनी सी बात पर घर टूट जाए मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। और फिर दामाद जी का व्यवहार तो अंजलि के प्रति खराब नहीं है। वक्त ही तो मांगा है उन्होंने, यदि वो भी नहीं दिया तो यह तो सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अभी पिछले सप्ताह ही इतने धूमधाम से विवाह किया है। छोटे से कस्बे में रहते हैं हम, यहाँ जंगल की आग की तरह बात फैल जाती है। सब अंजलि की ही गलती निकालेंगे। बेहतर होगा कि इस बात को यही समाप्त करो। यह बात घर के पुरुषों तक भी नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे पापा सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अब वही अंजलि का घर है, उसका मान सम्मान बचाना इसका कर्तव्य है। इतना कहकर वो तो वहां से उठकर चली गई। साथ ही ये जतला गई कि अब इस घर पर अंजलि का हक नहीं रहा है। टूटे आत्मसम्मान के साथ भी अंजलि का कर्तव्य अपनी ससुराल का सम्मान बचाना ही है। लोग क्या कहेंगे जैसा सदा का ज्वलंत प्रश्न एक स्त्री के आत्मसम्मान पर हावी था। सरला ने कुछ कहने के लिए माँ जी को आवाज लगानी चाहिए, परंतु अंजलि ने रोक दिया। वो समझ चुकी थी बेटी सचमुच पराया धन है, और अब वो पराई हो ही चुकी है तो जन्म देने वाली माँ भी उसको नहीं समझ सकती। शिखा और मम्मी जी रोज फोन करती थी अंजलि को। वे लोग स्वयं को उसका अपराधी समझते थे। अंजलि भी जानती थी कि इस घटनाक्रम में उनका कोई दोष कहीं है ही नहीं, और फिर रहना भी उसी घर में है तो उनसे शिकायत करे भी तो क्या। हाँ, यदि वही ये सत्य पहले बता देती तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने सोचा नहीं होगा शायद कि विवेक ऐसा व्यवहार करेगा। एक सप्ताह रहकर अंजलि वापस लौट गई। अमर और शिखा के साथ विवेक भी आया था लेने। व्यवहार इतना सामान्य जैसे कि सब कुछ ठीक था। माँ को तो उसके इस व्यवहार से अंजलि का भविष्य सुरक्षित दिखा। सरला ने अवश्य कहा कि कोई भी परेशानी हो तो वो साथ खड़ी है। ससुराल वापस पहुंची अंजलि तो मम्मी जी ने गले लगाकर माथा चूम लिया। पापा जी ने भी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिए। सबको बहुत तसल्ली सी मिली थी कि वो वापस आ गई है, और शायद उसने मायके में कुछ बताया भी नहीं है, क्योंकि वहां पर किसी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। बाहर से देखने में सब ठीक था, बस कुछ ठीक नहीं था तो वो था अंजलि का टूटा दिल। पहले की तरह हंसना खिलखिलाना भूल चुकी थी वो। विवेक का व्यवहार उसके प्रति कभी भी बुरा नहीं कहा जा सकता था, बस उसमें उपेक्षा का भाव विद्यमान था। एक दिन सरला ने अंजलि को फोन पर समझाया कि हालात से समझौता उतना ही करो कि तुम्हें कोई परिस्थिति तोड़ ना सके। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, बस उसकी परवाह करना छोड़ना होगा। अंजलि ने भी ऐसा ही करने की ठान ली। उसने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे खुश देखने के लिए सभी ने इस फैसले का स्वागत किया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे विवेक उपेक्षा का शिकार होने लगा। सबके मृदुल व्यवहार से वैसे भी धीरे धीरे अंजलि सामान्य होने लगी थी। सबका प्रेम उस पर ही बरसता था। विवेक के व्यवहार को तो सब गलत ही मानते थे। एक दिन विवेक ऑफिस के काम से आगरा जा रहा था। पता नहीं क्या आया दिमाग में कि अंजलि को ताजमहल दिखाने के लिए चलने को पूछ बैठा। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा और बोली, प्यार की निशानी ताजमहल को देखना तो जरूर चाहती हूँ मैं, परंतु आपके साथ नहीं। फिर किसके साथ जाओगी? विवेक ने हैरानी से पूछा। तो नहीं जाऊंगी, अगले जन्म तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर जो पति प्यार ही नहीं करता उसके साथ क्यों ऐसी जगह जाना? वैसे भी छुट्टी नहीं है मुझे। विवेक को कोई जवाब नहीं सूझा और वह 2 दिनों के लिए चला गया। ऑफिस का काम समाप्त करके वह अकेला ही घूमने निकल पड़ा। ताजमहल देखने के बाद वहीं एक बेंच पर बैठ गया। इधर उधर बिखरी खूबसूरती निहार रहा था कि अचानक जानी पहचानी खिलखिलाहट कानों में पड़ी। चौंक कर उधर देखा, नीता पति की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक पोज देकर किसी फोटोग्राफर से फोटो खिंचवा रही थी। दोनों अपने में ही मस्त थे, कहीं और उनका ध्यान ही नहीं था। विवेक को बड़ी खींच हुई। साल भर हो गया विवाह को और व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हनीमून पर आए हों। वह नीता का ध्यान खींचने को स्वयं ही उठकर चला गया उधर। उसे देखते ही नीता के चेहरे पर कड़वाहट आ गई।
ओह तुम यहाँ अकेले हो, पत्नी कहाँ है? मैंने तो सुना था कि विवाह हो गया था तुम्हारा। एक साथ कई प्रश्न दाग दिए उसने। उसका पति जो विवेक को पहचानता नहीं था हंसकर बोला, शादी हो चुकी है तो फिर यहाँ अकेले कौन आता है? यह विवेक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। नीता ने व्यंग से कहा, ओहो तो ये है विवेक। चलो नीता, मैं नहीं चाहता कि ये अपनी किसी बात से तुम्हें दुख पहुंचाए। नीता का पति नीता को हाथ पकड़कर वहां से ले गया। विवेक तो देखता ही रह गया, जिसके लिए अपनी इतनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी की इतनी उपेक्षा की, वह उसको ही नीचे दिखाकर चली गई। काश की अंजलि आ गई होती उसके साथ तो नीता को दिखाता कि मेरी पत्नी लाखों में से एक है। आज विवेक आहत अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे अंजलि से मिलने की बेचैनी हो रही थी। काम खत्म करके वह आगरा से दिल्ली पहुंच गया। आज उसका दिल चाह रहा था कि अंजलि को बाहों में भरकर क्षमा मांग ले। काम समाप्त करके जब अंजलि कमरे में आई तो आज पहली बार विवेक ने उसे बाहों में भर लिया। लेकिन यह क्या, अंजलि ने उसे जोर से धकेल दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अंजलि ऐसा कुछ भी कर सकती है। उसने अंजलि से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी। अंजलि का क्रोध कम होने के स्थान पर और बढ़ गया। उसने कहा, ओहो तो आज यह प्यार इसलिए उमड़ रहा है कि पहले प्यार ने तिरस्कार कर दिया आपका। यदि उसकी आंखों में आज भी प्यार होता तो आप हमेशा की तरह मुझे तिरस्कृत करते। ऐसा नहीं है। उसके ऐसा करने से मुझे लगा कि जब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता। वो तो तभी आगे बढ़ गई होगी जब उसने आपके विवाह से 6 माह पहले विवाह कर लिया था। और अब हमारे विवाह को भी इतना ही समय हो गया है, पर आप उसी रिश्ते को पकड़े बैठे रहे। मान तो रहा हूं कि गलती हुई, अब आगे बढ़ने को तैयार हूं ना। उसने अंजलि का हाथ थामते हुए कहा, लेकिन अब मैं तैयार नहीं हूं। आप खुद को समझते क्या हो? जब आपका मन करेगा मेरी उपेक्षा करोगे, जब मन करेगा आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई बेजान गुड़िया नहीं हूं जो जैसे चाहो खेल लोगे। अब आपकी मेरी नजरों में वो अहमियत नहीं रही है जैसी एक पति की अपनी पत्नी के लिए होती है। तो अब तक मेरे साथ रह क्यों रही हो? विवेक ने अविश्वास से पूछा। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जाना तो चाहती थी, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया। घर के बाकी सदस्यों से भी रिश्ता जुड़ा है मेरा, उनकी खातिर नहीं गई। और मायके ने तो विवाह के बाद मुझे पराया ही मान लिया, तो वहां भी जाना नहीं चाहती थी। अंजलि ने उत्तर दिया। विवेक फिर से क्षमा मांगने लगा तो अंजलि का जवाब था कि उसे सब कुछ भूलने में समय लगेगा। यदि विवेक यह समय दे सकता है तो ठीक है, अन्यथा तलाक ले सकता है। इतने सीधे सपाट उत्तर से विवेक सहम गया। अब वो किसी भी कीमत पर अंजलि को नहीं खोना चाहता था। सरला और शिखा दोनों से अंजलि का सखियों का सा रिश्ता था। एक की वह ननद थी तो दूसरी उसकी ननद। उसने उन दोनों को इस घटनाक्रम के बारे में बताया तो सरला ने तो उसकी प्रशंसा की ही, साथ ही शिखा ने भी अंजलि की पीठ थपथपाई। यद्यपि वह विवेक की बहन थी, परंतु सही के साथ खड़ी थी। अब तो नजारा देखने वाला था। विवेक सारा दिन अंजलि के आगे पीछे डोलता हुआ पाया जाता, हर बात पर उसकी प्रशंसा करता। अब हो धीरे धीरे अंजलि का गुस्सा पिघलने लगा था, परंतु वह ऊपर से कठोर बनी हुई थी। दरअसल अब उसे विवेक की हालत पर तरस तो आता था, परंतु मिन्नतें करवाने में आनंद भी मिलता था। जब गुस्सा पिघल ही चुका था तो प्यार कब तक नहीं उमड़ता। एक दिन अंजलि ने विवेक को माफ कर ही दिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते सामान्य हो गए। घर में सबने राहत की सांस ली। समय गुजरता गया। शिखा विवाह करके अपने ससुराल चली गई। अंजलि भी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब अमर विवाह योग्य हो गया था। जब उसके लिए रिश्ते आने लगे तो उसने एक दिन साफ कह दिया कि उसे अपनी मनपसंद लड़की से ही विवाह करना है। इतिहास फिर अपने आप को दोहराना चाहता था। मम्मी को तो सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। विवेक के विवाह का घटनाक्रम आंखों के आगे नाचने लगा। पापा अपनी उसी जिद पर कायम थे। विवेक से कोई मतलब नहीं था, परंतु अंजलि चुप नहीं रह सकी। उसने साफ साफ कह दिया कि अमर के इस फैसले में वो पूरी तरह उसके साथ है। मम्मी को भी बल मिला। पापा अंजलि को बहुत मानते थे, परंतु
इस बात पर सहमत नहीं थे। तब अंजलि ने कहा, यदि अमर विवाह अपने पसंद की लड़की से नहीं कर सकता तो उसे कभी विवाह करना ही नहीं चाहिए। हर बार विवाह ना होकर समझौता क्यों बने? ये क्या कह रही हो अंजलि बहू? विवेक ने भी मेरा फैसला माना था और आज वो खुश है। अमर को भी मानना होगा, तभी भविष्य में वो खुश रह सकेगा। पापा ने समझाया। बस पापा जी, यही तो आपकी भूल है। माता पिता को क्यों लगता है कि उनसे बेहतर निर्णय बेटे के लिए कोई नहीं ले सकता, जबकि सच यह है कि जीवन बेटे को गुजारना होता है। और उस लड़की के जीवन का क्या जो जबरदस्ती की शादी में बर्बाद होकर रह जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया? इस बार वह तनिक क्रोध से बोले। हो ही गया था एक तरह से। जब पहली विदा में मायके गई थी तो सोचकर गई थी कि अब नहीं आऊंगी वापस, परंतु वहां जाकर लगा कि यहाँ रुक गई तो बोझ ही समझी जाऊंगी। अतः किस्मत से समझौता किया और वापस आकर नौकरी की। तब भी जाना चाहती थी, पर आप सबके प्यार ने रोक लिया। उस दौरान मेरे आत्मसम्मान को जो रोज एक नई चोट लगती थी, उसका दर्द मैंने अकेले झेला है। वो तो मेरी किस्मत ठीक थी कि विवेक राह पर आ गए, अन्यथा कभी न कभी रिश्ता टूट ही जाता। हमारा रिश्ता भले ही सुधर गया, परंतु तब जो फांस दिल में चुभी थी वो आज भी टीस देती है। क्या आप चाहते हैं ये सब फिर इस घर में दोहराया जाए? अंजलि ने बात खत्म की, पर पापा सोच में पड़ गए। धीरे से बोले, कह तो ठीक रही हो अंजलि बहू। फिर वो अमर की ओर मुड़े। अमर, कल ही लड़की से मिलवाओ। उसके माँ बाप राजी हैं या नहीं? नहीं भी हैं तो मैं मनाऊंगा उन्हें। पापा की बात सुनकर अचानक पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।